Hello students, in the previous lecture we have studied about current electricity in class 10, that is current electricity। और ये किसके लिए किया था? क्लास 10 के लिए। इसके अंदर हमने क्या स्टार्ट किया था कि चार्ज क्या होता है, टाइप्स ऑफ चार्ज हम कर चुके, देन हाउ द करंट फ्लोज, करंट कैसे फ्लो होता है, और इसके लिए हमने करंट के चलने के लिए हमने क्या बताया था कि एक पाथ होना चाहिए। करंट तब चलेगा जब एक क्लोज पाथ होगा, जिसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक सर्किट। ठीक है भाई। अभी इलेक्ट्रिक सर्किट क्या होता है? इलेक्ट्रिक सर्किट इज ए क्लोज पाथ विच प्रोवाइड पाथ टू फ्लो द चार्ज। जो चार्ज को चलने के लिए रास्ता देता है उसको हम बोलते हैं कि ये इलेक्ट्रिक सर्किट है। अब फॉर एग्जांपल देखो, अगेन इलेक्ट्रिक सर्किट क्या होता है? इलेक्ट्रिक सर्किट एक पाथ होता है जो चार्ज को चलने का रास्ता देता है। अब देखो, ये हमारे पास एक एलईडी है, ठीक है। क्या ये ग्लो कर रही है? नहीं। इसके अंदर हमारे पास दो पोर्शन है, एक ये और एक ये। देखो, अगर मैं इसको टच करता हूं अकेले को, तो क्या ये ग्लो कर रही है? नहीं। इस अकेले को टच किया, क्या इसने ग्लो किया? नहीं। बट अगर मैं इन दोनों को साथ में टच करता हूं तो क्या होगा? देखो, ये ग्लो कर रही है। इट मीन्स कि जब मैं इन दोनों को टच करता हूं तो यहाँ पे एक सर्किट कंप्लीट हो गया जो चार्ज को फ्लो करने के लिए रास्ता दे रहा है। ठीक है। इसके अंदर क्या है? इसके अंदर डीसी सोर्स है, बैटरी है, बैटरी चार्ज है। अल्टरनेटिंग करंट को अगर हम करेंगे तो उसको वो प्लस और माइनस। अल्टरनेटिंग करंट कैसे फ्लो करता है? अल्टरनेटिंग करंट ऐसे फ्लो करता है, एक बार पॉजिटिव एक बार नेगेटिव, एक बार पॉजिटिव एक बार नेगेटिव। इस टाइप के करंट को हम बोलते हैं अल्टरनेटिंग करंट। ठीक है भाई। और एक करंट होता है जो ऐसे सीधा चलता है, इसको बोलते हैं हम डायरेक्ट करंट। अब ये जो डायरेक्ट करंट है ये है हमारी इस एलईडी के अंदर, और जो ये अल्टरनेटिंग करंट होता है ये हम कहाँ देखते हैं? अल्टरनेटिंग करंट हम हमारे घरों में देखते हैं। जो पावर सप्लाई आती है वो कैसी होती है? अल्टरनेटिंग करंट होता है उसके अंदर। अल्टरनेटिंग करंट में करंट अपनी डायरेक्शन को चेंज करता है। अभी देखो, ये यहाँ से ऊपर की तरफ जा रहा है, इसकी डायरेक्शन पॉजिटिव, यहाँ तक ये जीरो, ये मैक्सिमम, फिर जीरो, जीरो से मैक्सिमम तक गया। अभी इसकी डायरेक्शन ऊपर है। अब मैक्सिमम से जीरो की तरफ आ रहा है तो इसकी डायरेक्शन नीचे की तरफ है। कहाँ तक जाएगा? नीचे, यहाँ तक, नेगेटिव डायरेक्शन का मैक्सिमम। जिसके बाद फिर से ऊपर चढ़ रहा है तो इसकी डायरेक्शन फिर से ऊपर की तरफ होगी, यहाँ तक। ठीक है भाई। अभी यहाँ पे इसकी डायरेक्शन ये नीचे की तरफ थी और ऊपर। तो एक हाफ सर्कल लेके चले अगर हम, ये यहाँ से यहाँ तक, तो करंट ने कितनी बार अपनी डायरेक्शन को चेंज किया? एक बार ऊपर एक बार नीचे। ठीक है। अगेन नीचे वाला सर्कल देखेंगे, हाफ साइकिल देखेंगे, एक बार नीचे एक बार ऊपर। तो हाफ साइकिल में अल्टरनेटिंग करंट अपनी डायरेक्शन को दो बार चेंज करता है। जब ये एक साइकिल कंप्लीट करता है, देखो ये हाफ साइकिल यहाँ तक जीरो से चलना स्टार्ट किया, वापस इसी डायरेक्शन में पहुंच गया, ये इसको बोलेंगे वन कंप्लीट साइकिल। वन कंप्लीट साइकिल ऑफ अल्टरनेटिंग करंट, और इसको हम क्या बोलते हैं? फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी हम किसको बोलते हैं? जो ये अकेला है इसको फ्रीक्वेंसी नहीं बोलेंगे। फ्रीक्वेंसी की डेफिनेशन क्या होती है? फ्रीक्वेंसी is the number of oscillation per unit time, number of oscillation per unit time। यूनिट टाइम के अंदर या फिर एक सेकंड के अंदर इस करंट ने कितनी बार अपनी डायरेक्शन को चेंज किया, उसको हम फ्रीक्वेंसी बोलेंगे। जो ये एक सर्कल कंप्लीट किया है, एक साइकिल कंप्लीट किया है, इसको हम बोलेंगे वेवलेंथ ऑफ द लाइट। वेवलेंथ ऑफ द लाइट।
और ये आपका नेक्स्ट आगे आएगा क्लास 12 के अंदर। अभी कितना है कि डायरेक्ट करंट है, डायरेक्ट करंट या अल्टरनेटिंग करंट कब फ्लो करेगा, जब सर्किट कंप्लीट होगा। फिर से जब सर्किट कंप्लीट नहीं होगा, हमने सिर्फ एक को टच किया, ये देखो, ये मैंने सिर्फ एक पोर्शन को टच किया, ये ग्लो नहीं कर रहा, दूसरे को टच किया नहीं कर रहा, दोनों को किया तो ये ग्लो कर रही है। ठीक है, तो सर्किट कंप्लीट होगा तो करंट फ्लो करेगा। अब एक नंबर में क्वेश्चन आ सकता है, व्हाट इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ अल्टरनेटिंग करंट, व्हाट इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ अल्टरनेटिंग करंट। तो इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी होती है, 50 हर्ट्ज। ये आपका क्लास 10 के अंदर एक नंबर में क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम के अंदर। और ये कहाँ है, इन इंडिया। यूएसए में कितनी है, 60 हर्ट्ज। फ्रीक्वेंसी की यूनिट क्या होती है, हर्ट्ज, HERTZ। हर्ट्ज एक साइंटिस्ट थे, वो एक्सपेरिमेंट कर रहे थे, तो उन्होंने इसकी डिस्कवरी की फ्रीक्वेंसी की, तो इसीलिए उन्हीं के नाम पे इसकी यूनिट डाल दी गई। ठीक है भाई। अब देखो फिर से, फ्रीक्वेंसी क्या होती है, मैंने बोला फ्रीक्वेंसी इज द नंबर ऑफ ऑसिलेशन पर यूनिट टाइम, और करंट की फ्रीक्वेंसी है 50। इसका मतलब क्या है कि करंट 50 सर्कल पूरे करेगा। एक साइकिल यहां से यहां तक, फिर यहां से यहां तक, ऐसे ऐसे 50 सर्कल कंप्लीट करेगा एक सेकंड के अंदर। अब फिर से सोचने वाली बात है कि आधे साइकिल में ये 2 बार डायरेक्शन चेंज कर रहा है, और एक पूरे साइकिल में ये 4 बार डायरेक्शन चेंज कर रहा है। ठीक है, एक बार ऊपर गया नीचे गया, ऊपर गया नीचे गया। अगर आपसे पूछा जाए हाउ मेनी टाइम्स द इलेक्ट्रिक करंट चेंजेस इट्स डायरेक्शन, तो क्या आएगा, एक सेकंड में 100 बार अपनी डायरेक्शन चेंज करता है। इलेक्ट्रिक करंट चेंजेस 100 times its direction in 1 second। एक सेकंड में 100 बार अपनी डायरेक्शन चेंज करेगा। या तो आपसे ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, या आपसे ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है भाई। अभी हमने बोला करंट को चलने के लिए सर्किट चाहिए। अब सर्किट अगर खाली होगा तो करंट बहुत ज्यादा चला जाएगा, जो क्या करेगा, हमारे अप्लायंस को खराब कर सकता है। तो उसके लिए क्या है, उसके लिए हमें जो सर्किट है उसके अंदर कुछ रेजिस्टेंस लगाना होता है। अब वो रेजिस्टेंस हम थोड़ी देर बाद पढ़ेंगे। ये हम इलेक्ट्रिक करंट कर चुके। अब जो बैटरी होती है, ये बैटरी, ये सिंबल बताया था मैंने बैटरी का, ये होता है प्लस माइनस। अब इस बैटरी में से करंट निकलता है, जो क्या करता है, किसी भी चीज को, जैसे बल्ब लगा दिया तो इस बल्ब को ग्लो करेगा, अगर यहाँ पे फैन लगा दिया तो फैन को रोटेट करेगा। अगर हमने यहाँ से ये काट दिया, ऐसे स्विच लगा दिया, क्या ये ग्लो करेगा? अगर ये स्विच क्लोज है, अगर हमने इसमें की डाल दी, सर्किट को कंप्लीट कर दिया, तो ये ग्लो करेगा। अगर हमने ये सर्किट को ब्रेक कर दिया तो ये ग्लो नहीं करेगा। ठीक है भाई। अगर ये ग्लो करता है, इट मींस यहाँ से करंट गया। अब करंट कहां से कहां जाएगा? फॉर एग्जाम्पल, हमारे पास पानी है, उस पानी को अगर हम नीचे गिराते हैं तो पानी कहां से कहां जाता है? जहां पे पानी ज्यादा होगा वहां से कम पानी की तरफ जाएगा, या फिर हायर लेवल टू लोअर लेवल। अगर हम स्लोप बनाते हैं पानी को, तो नीचे से ऊपर नहीं जाएगा अपने आप, अपने आप कहां से कहां जाएगा, ऊपर से नीचे। इसी तरह से चार्ज कहां से कहां जाता है? हायर वैल्यू टू लोअर वैल्यू, हायर वैल्यू टू लोअर वैल्यू। अब ये वैल्यू किसकी है? किसकी वैल्यू होनी चाहिए? तो ये वैल्यू होती है पोटेंशियल की। तो हमारे पास एक नई टर्म आ गई कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है? ठीक है भाई, तो इसको समझते हैं। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज द अमाउंट ऑफ वर्क डन इन ब्रिंगिंग ए चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट। जो मैंने बताया है मैं उसको देखो एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि हम कैसे करेंगे। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल,
अब हमारे पास एक पॉइंट ये है और एक पॉइंट ये है, इसको हमने नाम दिया ए, इसको हमने नाम दिया बी। अगर हम यहाँ पे एक चार्ज रखते हैं प्लस क्यू, क्या ये अपने आप यहाँ जाएगा? तो आंसर है चार्ज अपने आप यहाँ नहीं जाएगा। कोई चीज तो होनी चाहिए कि हम इसको पुश कर सके। या तो ये हायर लेवल पे होना चाहिए था, या फिर हम इसको धक्का मार के आगे लेके जा सके। तो धक्का मारने के लिए हम क्या करते हैं? धक्का मारने के लिए हम बैटरी लगा देते हैं। तो जो बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल होता है वो हायर पोटेंशियल पे होता है, और जो नेगेटिव टर्मिनल होता है वो लोअर पोटेंशियल पे होता है। अब ये लगा दिया, ये यहाँ से इस प्लस के वो पुश करेगा और ये पुश करके इसको आगे भेज देगा। अब इसको आगे भेजने में इस बैटरी ने कुछ काम किया। काम को हम किससे लिखते हैं? वर्क डन। और वर्क की यूनिट क्या होती है? जूल। ठीक है भाई, बैटरी ने इस चार्ज के ऊपर काम किया, 10 20 50 कुछ भी जूल काम किया। अब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की डेफिनेशन क्या होती है? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज द अमाउंट ऑफ वर्क डन in bringing a unit charge, in bringing a unit positive test charge from one point to another. वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट। ये पॉइंट ए से बी तक लाने में हमने कितना काम किया? W। अब पोटेंशियल को किससे शो करते हैं? V से। तो जो हम इसको डेफिनेशन बोल रहे हैं इसको कैसे लिखेंगे? पोटेंशियल इज डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ वर्क डन। काम किसके ऊपर किया? चार्ज के ऊपर, पर यूनिट चार्ज। पर यूनिट का मतलब क्या होता है? bringing a unit positive charge from one point to another। पर यूनिट का मतलब होता है कि ये किस में आएगा? डिवाइड में आएगा। ठीक है, यूनिट चार्ज के ऊपर, एक चार्ज के ऊपर कितना काम किया? इतना। अब क्वेश्चन क्या आता है? देखो, या तो आपसे सीधा इसके ऊपर न्यूमेरिकल पूछ लेगा, जैसे एक बैटरी है, बैटरी का पोटेंशियल आपको बताना है कितना होगा। मैक्सिमम काम कितना कर सकती है वो बैटरी? 12 जूल। कितने चार्ज पे कर सकती है? 1 कूलम चार्ज के ऊपर। तो पोटेंशियल कितना होगा दोनों टर्मिनल्स के बीच में? 12 वोल्ट का। ठीक है, इसमें पुट कर दो, वर्क की जगह पे 12 आ गया, क्यू की जगह पे 1 आ गया, तो पोटेंशियल आ गया 12 वोल्ट। क्लास 10th में यहाँ तक है। बट जब आप आगे आओगे क्लास 12th के अंदर, तो एक टर्म आती है EMF, जिसको बोलते हैं इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। अगर बैटरी 12 वोल्ट का फोर्स लगाती है तो पोटेंशियल 12 नहीं होगा। मैंने बोला था कि बैटरी मैक्सिमम 12 वोल्ट का फोर्स लगा रही है। ठीक है, फोर्स की वैसे यूनिट क्या होती है? न्यूटन। बट मैं जनरली बोल रहा हूँ कि अगर एक बैटरी 12 वोल्ट का पोटेंशियल देती है तो उसका जो मैक्सिमम है वो 12 EMF होगा, ना कि पोटेंशियल। पोटेंशियल EMF से थोड़ा सा कम होता है, इसका फॉर्मूला होता है V is equals to E minus IR। दिस इज फॉर हायर क्लासेस, हम ये नहीं करेंगे। ठीक है, ये क्लास 12 के अंदर आएगा। अभी हमारा फोकस क्या है? V is equals to W by Q, और ये पोटेंशियल होता है V। और इसको किसने बताया था? एक साइंटिस्ट थे, वोल्ट। तो उसी के नाम पे इसकी यूनिट रख दी गई। तो पोटेंशियल की यूनिट क्या होती है? पोटेंशियल की यूनिट होती है वोल्ट। अब देखो, इसके अंदर एक क्वेश्चन आपका 1 नंबर में ये बन सकता है, व्हाट इज द यूनिट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बोल दो इसको, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस बोल दो। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस की यूनिट क्या होगी? वोल्ट। अब एक क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है कि डिफाइन 1 वोल्ट। ये क्वेश्चन 2 नंबर में भी आ सकता है, 1 नंबर में आ सकता है आपके एग्जाम में। तो 1 वोल्ट कब होगा? देखो, इस फॉर्मूले में पुट करो, V is equals to W by Q। अगर हम वर्क को 1 जूल ले लें, चार्ज को 1 कूलम ले लें, 1 by 1 कितना हो गया? 1। तो वोल्ट इज इक्वल टू 1 वोल्ट। पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल टू 1 वोल्ट।
अभी आपने बता तो दिया, लेकिन इसको क्या करना है, डिफाइन। डिफाइन का मतलब आपको डेफिनेशन देनी है, मींस उसको ऐसे लिखना है। तो आप कैसे लिखोगे? हम बोलेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टू पॉइंट्स is said to be 1 volt if 1 joule of work is done to move a charge from A to B of 1 coulomb। देखो 1 volt द पोटेंशियल डिफरेंस को मैंने पीडी लिख दिया। इट्स सेड टू बी 1 volt if 1 joule of work is to be done on 1 coulomb charge 1 coulomb charge to move A to B, A point to B point। तो ए से बी के बीच का पोटेंशियल कितना हो गया, 1 वोल्ट हो गया। इज इट क्लियर? इसको आप पोटेंशियल बोल दो, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस बोल दो। अब जो साइंटिस्ट थे, एक साइंटिस्ट थे ओम, वो क्या कर रहे थे, एक्सपेरिमेंट कर रहे थे। तो उन्होंने क्या कहा कि अगर हम एक इलेक्ट्रिक सर्किट लेते हैं, इलेक्ट्रिक सर्किट मैंने अभी आपको बताया, इस तरह से कोई भी एक सर्किट ले लिया उन्होंने, बैटरी लगा दी, इसके बीच में कुछ रेजिस्टेंस ले लिया, ये प्लस ये माइनस। तो हमने क्या किया कि बैटरी की वैल्यू यहाँ पे पॉइंट दे दिया, 1 वोल्ट निकाल सकते हो इसमें से, 2 वोल्ट, 3 वोल्ट, 4 वोल्ट, 5 वोल्ट, ठीक है। तो उन्होंने क्या किया, वो वोल्टेज को चेंज करते गए। यहाँ पे एक करंट को नापने के लिए एक मीटर लगा दिया, जिसको बोलते हैं एमीटर, ठीक है। करंट को नापने के लिए एक मीटर लगा दिया। अब जब 1 वोल्ट निकाला इसमें से, तो इसमें से करंट की वैल्यू को नोट कर लिया। अगेन जब एक की जगह 2 वोल्ट निकाला, फिर इसमें से करंट को नोट कर लिया। तो उन्होंने क्या देखा कि जैसे जैसे हम पोटेंशियल को बढ़ाते जा रहे हैं, यहाँ पे करंट की वैल्यू बढ़ते जा रही है। जब एक चीज को बढ़ाते हैं और दूसरी चीज बढ़ती जाती है, तो उसको बोलते हैं कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। क्या होता है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। तो यहां से हमने बोल दिया कि वोल्टेज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट। अब जो ये साइन होता है, इस साइन को हटाने के लिए हमें एक कांस्टेंट का यूज करना पड़ता है, जिसको हम बोलते हैं कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी। और इसको हटाने के लिए एक कांस्टेंट लगाते हैं जिसका नाम है आर, ठीक है। इस आर को क्या बोलते हैं? रेजिस्टेंस। तो यहाँ पे देखो हमारे पास एक नई टर्म इंट्रोड्यूस हो गई, रेजिस्टेंस। अब हमें इसके बारे में भी पढ़ना पड़ेगा, बट पहले हमने बोला कि पोटेंशियल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके? करंट के, या करंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है पोटेंशियल के। लेकिन ये कब होगा? इसके अंदर एक कंडीशन आती है कि अगर हम क्या करें, जब हम एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, जो ये कंडक्टर है, जो ये सर्किट है, इसका टेम्परेचर कांस्टेंट रखें, ठीक है भाई। तो ओम ने क्या दिया? ओम ने एक स्टेटमेंट दी जिसको हम बोलते हैं ओम्स लॉ। इट स्टेट्स दैट, ये आपका 2 नंबर में आ सकता है एग्जाम में। इट स्टेट्स दैट voltage across the two conductor voltage across the 2 points of a conductor, voltage across the 2 point of a conductor or circuit is directly proportional to the current flowing through it, directly proportional to the current flowing through it। अब देखो मैंने इसमें आपको बताया था कि एक कंडीशन है कि हम टेम्परेचर को कांस्टेंट रखेंगे, तो वो भी इसमें डाउन वो करना पड़ेगा, नोट डाउन करना पड़ेगा। तो उसको लिख देते हैं कीपिंग द टेम्परेचर कांस्टेंट, कीपिंग द टेम्परेचर कांस्टेंट। टेम्परेचर को कांस्टेंट क्यों किया? अगर हम टेम्परेचर को चेंज करते हैं या फिर टेम्परेचर अपने आप चेंज होता है, तो जो ये कांस्टेंट है ना आर, इसकी वैल्यू चेंज हो जाती है। अब एक एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, उसके अंदर इस आर की वैल्यू चेंज हो रही है, तो जो मैंने रिलेशन बताया, V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I,
ये मिसमैच हो जाता है। इसको बैलेंस रखने के लिए हमें टेम्परेचर को कांस्टेंट रखना पड़ता है। ठीक है भाई, ठीक है, ये नोट कर लो। अब जो ये रेजिस्टेंस है, हमें इसकी डेफिनेशन पढ़नी है कि रेजिस्टेंस क्या होता है। जब करंट चलता है, हमने दो चीजें पढ़ी, एक कंडक्टर होता है, एक इंसुलेटर होता है। ठीक है, इसके साथ साथ एक सेमीकंडक्टर और एक सुपर कंडक्टर, ये होते हैं, ये नेक्स्ट हायर क्लासेस में है। आपके लिए क्या है, एक कंडक्टर है और एक इंसुलेटर है। अब देखो, कंडक्टर क्या करता है, कंडक्टर अपने अंदर से चार्ज को पास होने देता है, अपने अंदर से चार्ज को चलने देता है। और इंसुलेटर क्या करता है, अपने अंदर से चार्ज को नहीं चलने देता। तो पहली चीज, चार्ज किस में से चलता है, कंडक्टर में से। अब जब चार्ज कंडक्टर में से जा रहा है, तो कंडक्टर के जो पार्टिकल्स हैं जिससे वो मिलके बना है, वो पार्टिकल्स क्या करते हैं, चार्ज से स्ट्राइक करते हैं। चार्ज चल के जा रहा है तो वो उस पार्टिकल से स्ट्राइक करेगा, जो कंडक्टर है उसकी वॉल से स्ट्राइक करेगा। जैसे ये हमारे पास एक कंडक्टर है मान लिया, ठीक है भाई। अब कंडक्टर के पार्टिकल्स हैं जिससे मिलके बना है, हमने यहाँ पे बैटरी लगा दी, इसके अंदर चार्ज गया। अब जब चार्ज यहाँ से अंदर से जा रहा है, तो यहाँ पे जो पार्टिकल होगा वो चार्ज इससे स्ट्राइक करेगा। अब चार्ज यहाँ से जा रहा है दीवार के साथ साथ, तो इस दीवार से स्ट्राइक करता हुआ जाएगा। ठीक है, तो ये क्या करेंगे, जब आप किसी से टकराते हो तो आप थोड़ा सा रुक जाते हो, स्लो हो जाते हो, आपकी स्पीड पे इफेक्ट पड़ता है। पीछे से कोई धक्का मारेगा तो आप तेज भागोगे, आगे से कोई जा रहा है स्लो, आप उसको धक्का मारोगे तो आप स्लो हो जाओगे। इस चीज को हम क्या बोलते हैं, रेजिस्टेंस। तो रेजिस्टेंस की अगर हम डेफिनेशन देखें, तो रेजिस्टेंस क्या होता है, रेजिस्टेंस इज द ऑपोजिशन ऑफर्ड बाय द कंडक्टर, ऑफर्ड बाय द कंडक्टर टू द फ्लो ऑफ चार्ज। चार्ज को चलने में पहली चीज कि अपने अंदर से चलने कौन देता है, कंडक्टर, और रोक भी वही रहा है थोड़ा थोड़ा। जो थोड़ा थोड़ा रोक रहा है उसको रेजिस्टेंस बोलेंगे। अब रेजिस्टेंस नई क्वांटिटी बनी है, उसको हमें यूनिट देनी है कि इसको किस में नापेंगे। तो ये एक नंबर में आ सकता है कि व्हाट इज द यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस। तो रेजिस्टेंस की यूनिट क्या होती है, OHM, ओम। इसका एक सिंबल भी होता है, इसका सिंबल ये होता है, ओम। ठीक है, अब देखो भाई, अब ये रेजिस्टेंस किस पे डिपेंड करता है। अब नई क्वांटिटी बनी है तो ये किस पे डिपेंड कर रही है। तो जो ये रेजिस्टेंस होता है, ये डिपेंड करता है, आर डिपेंड्स ऑन लेंथ ऑफ कंडक्टर। अब देखो भाई, यहां से चार्ज चला, अगर ये लेंथ इतनी है, तो ये कंडक्टर यहाँ पे, यहाँ से लेके यहाँ तक जितने पार्टिकल्स आएंगे सबके साथ टकराएगा और उसको अपोजिशन मिलेगा। अगर हम इस लेंथ को आधा करते यहाँ तक रखें तो क्या होगा, तो इसको कम रेजिस्टेंस मिलेगा। ठीक है, कम लेंथ है तो कम रेजिस्टेंस, ज्यादा लेंथ है तो ज्यादा रेजिस्टेंस। तो क्या हुआ, एक के बढ़ाने से दूसरी चीज बढ़ रही है, लेंथ के बढ़ने से रेजिस्टेंस बढ़ रहा है, तो इसको हमने बोला कि रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ, पहली चीज। दूसरा, ये देखो भाई, ये इतना एरिया है, इसमें से चार्ज, मान लिया एक भीड़ी गली में से जा रहे हो आप, कोई रोड है वो बहुत भीड़ा है, टाइट है, तो आप क्या करोगे, उसमें से चांसेस हैं कि आप दीवार से टकरा सकते हो या कोई और आ रहा है आप उससे टकरा सकते हो, इट मींस रेजिस्टेंस ज्यादा है। अगर उसी गली को हम चौड़ा कर दें तो क्या होगा, आप साइड से निकल जाओगे, जो वहां से आ रहा है वो साइड से निकल आएगा। क्लियर। तो जहां पे एरिया ज्यादा होगा वहां पे रेजिस्टेंस कम होगा। मींस अगर हम एरिया बढ़ा रहे हैं तो रेजिस्टेंस कम हो रहा है, इस चीज को बोलते हैं इनवर्सली प्रोपोर्शनल। और इनवर्सली प्रोपोर्शनल को हम ऐसा लिखते हैं 1 करके। तो रेजिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया। अब हमने क्या किया,
रेजिस्टेंस डिपेंड ऑन लेंथ ऑफ कंडक्टर, एरिया ऑफ कंडक्टर। और तीसरा टेम्परेचर एंड नेक्स्ट मटेरियल जिससे वो मिलके बना है। ये चार चीजों पे डिपेंड करता है भाई रेजिस्टेंस। हमने बता दिया कि लेंथ ज्यादा होगी तो रेजिस्टेंस ज्यादा होगा, एरिया ज्यादा होगा तो रेजिस्टेंस कम होगा। अब हमने दोनों इक्वेशंस को कंबाइन कर दिया, कंबाइनिंग बोथ द इक्वेशंस। तो हमने बोला R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L बाय A। इस प्रोपोर्शनैलिटी के साइन को हटाने के लिए हम एक कांस्टेंट लगाते हैं जिसको बोलते हैं रो, RHO। ठीक है भाई, तो इस रो का नाम होता है रेजिस्टिविटी। इसका नाम क्या होता है? रेजिस्टिविटी। और ये रेजिस्टिविटी किसकी होती है? मटेरियल की। ये लेंथ और एरिया पे डिपेंड नहीं करता है। नोट डाल के लिख लो, नोट, resistivity of a material does not depend on of a material does not depend length and area। जिस तरह से रेजिस्टेंस डिपेंड करता है लेंथ और एरिया पे, रेजिस्टिविटी डिपेंड नहीं करती। तो रेजिस्टिविटी किस पे डिपेंड करती है? इट डिपेंड्स ऑन नेचर ऑफ मटेरियल, इट डिपेंड्स ऑन नेचर ऑफ मटेरियल। और दूसरा टेम्परेचर, टेम्परेचर बढ़ेगा तो रेजिस्टेंस बढ़ेगा और रेजिस्टिविटी भी बढ़ेगी। इसको भी नोट कर लो। विद द इंक्रीज इन टेम्परेचर resistivity and resistance of a conductor increases। अब यहाँ पे मैंने एक चीज इंट्रोड्यूस की है कि रेजिस्टिविटी और रेजिस्टेंस किसका? कंडक्टर का इंक्रीज करेगा टेम्परेचर के साथ साथ। अगर हम सेमीकंडक्टर लेते हैं या इंसुलेटर लेते हैं और वहां पे ये कंडीशन लगाए तो नहीं लगेगी। अगर हम बोले कि टेम्परेचर बढ़ा दिया तो सेमीकंडक्टर की रेजिस्टिविटी का क्या होगा? तो वो कम हो जाएगी। इंसुलेटर की रेजिस्टिविटी का क्या होगा? वो भी कम हो जाएगी। ये बात ध्यान रखना भाई, ठीक है। अब देखो, मैं मान के चल रहा हूं कि आपको इसमें और इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट एक बच्चा है जिसको प्रॉब्लम है। उसके लिए अगर मैं बताना चाहूँ कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल क्या होता है, तो वो देखो भाई, मैंने बोला कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल वो होता है जहां पे हम एक चीज को बढ़ाते हैं और दूसरी चीज बढ़ती है। तो इसको हम एक मैथमेटिकल इक्वेशन से समझते हैं। हमारे पास एक वैल्यू है x इज इक्वल टू 2y, ये एक इक्वेशन है। तो हमने एक टेबल बनाई, यहाँ पे हमने y लिखा, यहाँ पे हमने x की वैल्यू लिखी। जब हम y की वैल्यू 1 लेते हैं तो x की वैल्यू कितनी? 2, बिकॉज 2 इंटू 1 2 आ जाएगा। जब हम यहाँ पे y की वैल्यू 2 लेंगे तो 2 इंटू 2, y की वैल्यू क्या हो गई? 4, सॉरी x की वैल्यू 4। जब हम y की वैल्यू 3 लेंगे तो x की वैल्यू 6 आ गई। जब हम y की वैल्यू 4 लेंगे तो x की वैल्यू 8 आ गई। अब ये देखो, हमने क्या किया? हमने y को इंक्रीज किया, x इंक्रीज कर रहा है, तो हमने बोला x इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू y। ठीक है भाई। अब इसका उल्टा चलो, अगर हम ये ले लें कि x बराबर है 6/y, कुछ भी ले सकते हो, ये y अपॉन में है। अब देखो, अगर हम y की वैल्यू 1 लेते हैं तो x की वैल्यू कितनी है? 6। जब हम y की वैल्यू 2 लेंगे तो 6/2 कितना आ गया? 3। तो यहाँ पे वैल्यू आ गई 3। जब हमने y की वैल्यू 3 ली तो x की वैल्यू कितनी आ गई? 2। जब हम y की वैल्यू 4 लेंगे तो ये 6/4 मींस 3/2 मींस 1.5। अब देखो, पहली टेबल में क्या हो रहा था कि हम y बढ़ा रहे थे, x बढ़ रहा था। अब देखो, हम y को तो इंक्रीज कर रहे हैं 1 2 3 4, और x की वैल्यू डिक्रीज कर रही है 6 से 3, 3 से 2, 2 से 1.5। इसको हम बोलेंगे x इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू y।
ठीक है भाई, ये इनवर्सली और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। अब हमारा एक फॉर्मूला बना था R इज इक्वल टू रो एल बाय ए, रेजिस्टेंस का इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। इसके ऊपर आपका एक न्यूमेरिकल आ सकता है फाइनल एग्जाम्स के अंदर। फाइनल एग्जाम में कैसे आएगा, आपको बोल दिया कि एक कंडक्टर है, उसकी लेंथ को हमने डबल कर दिया, एरिया हाफ कर दिया, तो बताओ जो नया रेजिस्टेंस बनेगा वो पुराने वाले से कितना कम या कितना ज्यादा होगा। क्वेश्चन नोट कर लो, मैं क्वेश्चन लिख रहा हूं, उसको सोल्व करो। देखो भाई, एक क्वेश्चन है और ये किसके ऊपर बेस्ड है, R इज इक्वल टू रो एल बाई ए, इसके ऊपर बेस्ड है। अब क्वेश्चन में हमको क्या गिवन है, एक कंडक्टर है हमारे पास जिसकी लेंथ L है, तो हमने एक कंडक्टर बना दिया जिसकी लेंथ कितनी होगी, L होगी। ठीक है भाई, इसका जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है ये हमने बोल दिया ये कितना है, A। ये किसका बना हुआ है, नाइक्रोम वायर का बना हुआ है जिसकी रेजिस्टेंस वायर बनती है, जिसका रेजिस्टेंस हमको दे दिया R है। R जो नाइक्रोम वायर है उसकी रेजिस्टिविटी हमने बोल दिया, उसकी रेजिस्टिविटी रो है। तो R इज इक्वल टू रो एल बाय ए, ये इसका रेजिस्टेंस गिवन है। अब हमसे पूछा गया है इसका रेजिस्टेंस क्या होगा अगर हम लेंथ को, जो नई लेंथ है उसको हमने L डैश लिख दिया, वो पुरानी लेंथ की 2 गुना हो जाए। जो एरिया है, नया एरिया, वो पहले वाले का आधा हो जाए। What happened to its resistance when length of the conductor is double? लेंथ को डबल कर दिया, एरिया आधा कर दिया। इस फॉर्मूले में पुट कर दो। अब देखो भाई, लेंथ अलग हो गई, एरिया अलग हो गया, तो रेजिस्टेंस अलग आएगा। तो नया रेजिस्टेंस हमने बोल दिया R डैश। फॉर्मूला क्या है, रो L बाय ए, L डैश बाय ए डैश। डैश वाला कर रहे हैं तो डैश लगा दिया। हमें R डैश निकालना है, R डैश। अब मैंने आपको बताया कि रेजिस्टिविटी किस पे डिपेंड करती है, तो आंसर है रेजिस्टिविटी मटेरियल पे डिपेंड करती है। अगर हम मटेरियल चेंज करेंगे तो वैल्यू चेंज होगी, अगर हम सेम मटेरियल यूज कर रहे हैं तो इसकी वैल्यू चेंज नहीं होगी। तो क्या हमने इस क्वेश्चन में कहीं वायर को चेंज किया, हमने वायर को चेंज नहीं किया, हमने सिर्फ लेंथ डबल की है, एरिया हाफ किया है। ठीक है भाई, अब देखो रो एज इट इज, L डैश की जगह पे हम क्या लिखेंगे, 2L, तो हमने 2L पुट कर दिया। A डैश की जगह पे हम क्या लिखेंगे, A बाय 2, तो A इसके डिवाइड में 2 की बजाय मैं इसको ऊपर लिख देता हूँ, डिवाइड के डिवाइड में है तो ऊपर चला जाएगा। R डैश इज इक्वल्स टू 2 इंटू 2 4 रो L बाय A। अब देखो रो L बाय A की जगह पे मैं R लिख सकता हूँ, तो R डैश इज इक्वल्स टू 4 टाइम्स ऑफ R। अगर हम एरिया हाफ करते हैं, लेंथ डबल करते हैं, तो नया रेजिस्टेंस पहले वाले का कितना हो जाएगा, 4 गुना हो जाएगा। बेसिक क्वेश्चन है, सीधा सीधा आपके एग्जाम में पूछा गया है पहले, और नेक्स्ट भी पूछा जा सकता है। ये आ गया आपका पहला पार्ट। सेकंड पार्ट में क्या है, एरिया डबल कर दिया, लेंथ को हाफ कर दिया, तो हमने क्या किया, लेंथ L डैश और ये कितनी कर दी, आधी कर दी, तो L बाय 2। A डैश एरिया कितना, 2L, सॉरी 2A, फॉर्मूले में पुट कर दो। R डैश इज इक्वल्स टू रो L डैश बाय A डैश। R डैश एज इट इज, रो एज इट इज। L डैश की जगह पे हमने L बाय 2 कर दिया और एरिया को 2A, 2 इंटू A। तो देखो R डैश रो L बाय A एज इट इज, और नीचे 4 आ गया, इस 4 को मैंने 1/4 करके अलग लिख दिया। रो L बाय A की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, ये R लिख सकते हैं। तो नया रेजिस्टेंस कितना हुआ, R डैश इज इक्वल टू 1/4 R। इजी है, ये क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में आया हुआ है पहले। अब देखो थर्ड इक्वेशन क्या है, एरिया हमने डबल कर दिया, लेंथ को भी डबल कर दिया, दोनों चीजें डबल कर दी, तो क्या होगा। देखो भाई, L डैश कितना, 2L, A डैश कितना, 2A, फॉर्मूले में पुट करो। R डैश इज इक्वल टू रो L डैश बाय A डैश, R डैश एज इट इज, रो एज इट इज। L डैश की जगह पे 2L और A डैश की जगह पे 2A।
ये देखो 2 से 2 कैंसिल हो गया। r डैश इज इक्वल टू रो l बाय a, और रो l बाय a की जगह पे हम क्या पुट कर सकते हैं, r। तो नया रेजिस्टेंस और जो पुराना रेजिस्टेंस है वो सेम होगा। ठीक है भाई, इज इट क्लियर? अब देखो ये तो है थ्योरेटिकल जो हमने किया। अब प्रैक्टिकली क्या होता है, अगर हम किसी वायर को खींचेंगे तो उसका एरिया सेम नहीं रहेगा, उसका एरिया कम हो जाएगा लेंथ बढ़ने से, तो रेजिस्टेंस बढ़ जाता है। सोच के देखो, अगर ये एक वायर है और मैं इसको खींचता हूँ, वायर पतली होगी तो ऑब्वियस है कि इसका एरिया कम हो जाएगा। ठीक है भाई, ये हो गया हमारा रेजिस्टेंस। इसके ऊपर, इस फॉर्मूले के ऊपर आपका एक क्वेश्चन जरूर आ सकता है। अब इसके बाद क्या आता है, किसी भी सर्किट के अंदर हमें क्या करना होता है, रेजिस्टेंसेस को लगाना होता है। और रेजिस्टेंस लगाने के हमारे पास दो तरीके हैं, जिसको हम बोलते हैं कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंसेस। और हम कॉम्बिनेशन किस तरह से करते हैं, कॉम्बिनेशन हम दो तरह से करते हैं। पहला कॉम्बिनेशन होता है इन सीरीज और दूसरा होता है इन पैरेलल। देखो भाई, सीरीज में क्या होता है, सीरीज में हम एक के बाद ये एक रेजिस्टेंस लगा दिया, इसके बाद दूसरा रेजिस्टेंस लगा दिया, इसके बाद तीसरा रेजिस्टेंस लगा दिया। इस तरह से हम रेजिस्टेंस लगाते जाते हैं। ये किस में आता है, सीरीज में। पैरेलल कॉम्बिनेशन कैसा होता है, बेसिकली इसको हम इस तरह से दिखाते हैं, ये एक रेजिस्टेंस, ये दो, ये तीन। अगर आप ये देखो, आपको ये ऊपर वाले दो दिख रहे हैं, ये रेलवे ट्रैक के जैसे हैं, जैसे ये रेलवे ट्रैक होता है। और ये दोनों रेलवे ट्रैक कैसे होते हैं, पैरेलल होते हैं। इसके बीच में हमने एक रेजिस्टेंस लगा दिया, तो इसको हम क्या बोलेंगे, पैरेलल कॉम्बिनेशन। इसके बाद हमने एक और लगा दिया, तीसरा पैरेलल कॉम्बिनेशन। इसको उठा के ऐसे घुमा दिया तो ये वाला सिचुएशन बन जाएगा। फिर से अगर मैं इसको यहाँ पे ना लगा के इसको यहाँ पे लगा दूं, इसको यहाँ ना लगा के यहाँ पे लगा दूं, तो क्या ये पैरेलल कॉम्बिनेशन होगा? तो आंसर है ये भी पैरेलल कॉम्बिनेशन होगा। पैरेलल के लिए कंडीशन क्या होती है, जहां से करंट डिवाइड हो रहा है। दूसरा पहले पॉइंट और दूसरा पॉइंट देखेंगे हम, बीच वाला नहीं देखेंगे। ठीक है, इसके लिए, इसको समझने के लिए हमें पता होना चाहिए डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ करंट एंड वोल्टेज, जिसको हम बोलते हैं पोटेंशियल डिफरेंस। सीरीज में पोटेंशियल डिफरेंस का क्या होगा और पैरेलल में पोटेंशियल डिफरेंस का क्या होगा। अब देखो भाई, इसको हम करते हैं। जैसे हमने एक सर्किट बनाया, पहले हम सीरीज वाला समझते हैं, तो इसको नोट करके लिख लो। नोट इन सीरीज, सीरीज के अंदर क्या होगा, आई मींस करंट, करंट तो रहेगा सेम और वोल्टेज डिवाइड हो जाएगा, वोल्टेज डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। ठीक है भाई। और पैरेलल में क्या होगा, पैरेलल में करंट तो रहेगा अलग अलग, डिवाइड हो जाएगा, और पोटेंशियल सेम रहेगा। ये चीजें आप नोट कर लो। हम लेके चलते हैं सीरीज कॉम्बिनेशन। ये हमने एक पहला रेजिस्टेंस लिया R1, फिर हमने यहाँ पे एक दूसरा रेजिस्टेंस लिया R2, फिर हमने यहाँ पे एक तीसरा रेजिस्टेंस लिया R3, और यहाँ पे एक बैटरी अप्लाई कर दी थी। अब देखो, हम कॉम्बिनेशन क्यों कर रहे हैं, कॉम्बिनेशन का मतलब है कि इन तीनों को हटा के अगर मैं एक अकेला लगा दूं, वो उतना ही काम करे जितना ये तीनों मिलकर कर रहे हैं। जैसे कि एक बाल्टी, एक वाटर टैंक है, उसको 3 लोग मिलके खाली करते हैं। ठीक है, 1 घंटे में खाली करते हैं। और अब क्या किया, हम एक और बंदा लेके आए, हमने क्या किया, तीनों को हटा दिया, उस एक को बोला कि ये तीनों 1 घंटे में मिलके खाली करते हैं, आप इस अकेले को 1 घंटे में खाली करो। तो जितना काम उन तीनों ने किया, वो अकेला उतना ही काम कर रहा है, तो तीनों का काम और अकेले का काम इक्वल हुआ।
तो जो इन तीनों का रेजिस्टेंस आएगा कॉम्बिनेशन का, इसकी जगह अगर हम एक लगा देंगे तो उसको बोलेंगे इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, क्योंकि ये तीनों के काम को, तीनों के वैल्यूज को इक्वल कर रहा है। ठीक है, अकेला इन तीनों के बराबर है, तीनों पे भारी हो जाएगा। ठीक है, इसको नोट करने के लिए, इसको समझने के लिए हमने क्या किया, यहाँ से आई करंट निकाला, ये करंट यहाँ से चला। अब देखो ये करंट यहाँ पे पहुंचा, इसमें से चल के जाएगा। क्या करंट के पास कोई दूसरा रास्ता है? तो आंसर है नहीं है। तो करंट यहाँ से चला, यही करंट, फिर यही करंट यहाँ से आ गया और वापिस। अब देखो करंट के पास एक ही रास्ता था, तो जितना गया उतना वापस आ गया, तो करंट क्या रहा सीरीज में? सेम। अब पोटेंशियल डिफरेंस अलग अलग हो गया। हमने R1 लिया, R1 के लिए एक पॉइंट ये है, दूसरा पॉइंट ये है। जहां से जो करंट आ रहा था, इन दोनों के बीच में देखेंगे पोटेंशियल डिफरेंस हमने मान लिया कितना है, V1। ये बैटरी टोटल कितना बना रही है? पोटेंशियल डिफरेंस V। पोटेंशियल यहां से लेके यहां तक कितना बना रही है? V। या फिर अपने पॉजिटिव से लेके नेगेटिव तक ये V बना रही है। अब यहां से यहां तक V1 हो गया। अब बीच में एक और रेजिस्टेंस आ गया, तो यहाँ पे वोल्टेज फिर से डिवाइड हो जाएगा, तो इसको हमने बोल दिया कि ये V2 हो गया यहाँ तक, और फिर यहाँ से लेके यहाँ तक ये V3 हो गया। अब देखो इसने टोटल कितना बनाया? V, और बीच में डिवाइड हो गया। तो अगर हम इन तीनों को जोड़ दे, V1 V2 V3 तीनों को जोड़ दे, तो वो V के बराबर आ जाएगा। तो इसको हमने लिख दिया V1 प्लस V2 प्लस V3। और V का फॉर्मूला क्या होता है? V इज इक्वल टू IR, ये फॉर्मूला होता है। अब अगर हमें 1 के लिए निकालना है V1, तो I1 R1, बट I तो सेम है, तो हमने V1 लिख दिया IR1। फिर V2 क्या हो जाएगा? IR2, और V3 क्या हो जाएगा? IR3। इक्वेशन 1, इक्वेशन 2, इक्वेशन 3, इन तीनों की वैल्यूज उठा के इसमें पुट कर दो। तो V इज इक्वल्स टू V1 की जगह पे IR1 ये वाली वैल्यू पुट कर दी, प्लस V2 की जगह पे IR2 ये वाली वैल्यू पुट कर दी, और V3 की जगह पे IR3 ये वाली वैल्यू पुट कर दी। अब देखो इसमें I, इसमें I, इसमें I, तीनों में I है, तो I को हम कॉमन ले सकते हैं। तो हमने V इज इक्वल्स टू I कॉमन ले लिया, R1 प्लस R2 प्लस R3 ये ले लिया। ठीक है भाई। अब देखो इस V की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं? V की जगह पे हमने सीधा फॉर्मूला भी तो लिख सकते हैं IR, करंट सेम जा रहा है, तो इसकी जगह पे हमने लिख दिया IR। जितना करंट इस अकेले में है वही करंट इस सारे में जा रहा है, तो इस I से ये I कैंसिल हो गया, तो R और ये रेजिस्टेंस किस में है? सीरीज में है, तो रेजिस्टेंस इन सीरीज इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3, ये हमारा फॉर्मूला बन गया। इसको नोट कर लो भाई, इस सीधे फॉर्मूले पे क्वेश्चन आता है, न्यूमेरिकल आता है आपके एग्जाम में, न्यूमेरिकल। ठीक है, ये तो सीरीज के लिए हो गया। अब हमें क्या करना है? हमें रेजिस्टेंस निकालना है पैरेलल के लिए। फिर से वही हम करेंगे, 3 रेजिस्टेंस ले लिए हमने पैरेलल में। सीरीज में क्या फॉर्मूला आया है? RS इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3। अब हम पैरेलल लेके चलते हैं, तो हमने एक रेजिस्टेंस ये लिया R1, दूसरा ये लिया R2, और तीसरा ये लिया R3। ठीक है भाई, और इसको एक बैटरी से कनेक्ट कर दिया। अब देखो मैंने आपको बताया था कि पैरेलल में क्या होता है, पैरेलल में करंट डिवाइड हो जाता है, पोटेंशियल डिफरेंस सेम रहता है। तो यहाँ से प्लस से जो चार्ज या करंट निकला वो यहाँ पे पहुंच गया वायर के थ्रू। अब इसको यहाँ पे 3 रास्ते मिले, एक ये रास्ता, एक ये रास्ता और एक ये रास्ता। तो यहाँ पे जो टोटल करंट आई निकला था वो डिवाइड हो जाएगा। उसको 3 रास्ते मिले, तो इसने क्या किया, आधे यहाँ जाओ, आधे यहाँ जाओ, बाकी मेरे पीछे आओ, 1 2 एंड 3। तो हमने लिख दिया I1 में
R1 में I1 गया, I2 R2 में गया और I3 R3 में गया। फिर से हमने इसके ऊपर कौन सा फॉर्मूला लगा दिया, V इज इक्वल टू IR, ये वाला फॉर्मूला लगा दिया। क्या हम यहाँ पे ये वाला फॉर्मूला लगा सकते हैं? अगर हम यहाँ पे ये वाला फॉर्मूला लगाते हैं सीधा V, तो V तो सब में सेम है, V बराबर V1 बराबर V2 बराबर V3, क्योंकि पैरेलल में क्या होता है, पोटेंशियल सेम होता है। तो यहाँ पे हम थोड़ा सा मॉडिफिकेशन करते हैं। हम क्या करते हैं, ये फॉर्मूला सीधा ना लेके इसको I इज इक्वल टू V अपॉन R कर देते हैं। टोटल करंट I था, V अपॉन R। अब देखो करंट डिवाइड हो रहा है, तो टोटल I किसके बराबर होगा, I1 प्लस I2 प्लस I3। तो हमें क्या करना है, हमें I1 की वैल्यू लिखनी है, I2 की लिखनी है और I3 की लिखनी है। इसके अकॉर्डिंग I1 की वैल्यू क्या होगी, V बाय R1, क्योंकि पोटेंशियल तो सेम है, R की वैल्यू चेंज हो रही है, इसको इक्वेशन 1 बोल दिया। I2 V बाय R2, I3 V अपॉन R3, थर्ड इक्वेशन। तीनों इक्वेशन को उठा के इसमें पुट कर दो। टोटल I इज इक्वल टू V बाय R1 प्लस V बाय R2 प्लस V बाय R3, और इस I की जगह पे हम सीधा ये वाला फॉर्मूला भी पुट कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमने फॉर्मूला पुट कर दिया V अपॉन R। अब देखो इन तीनों में V है ऊपर, तो V को हमने कॉमन ले लिया, V अपॉन R इज इक्वल टू V कॉमन 1 बाय R1 प्लस 1 बाय R2 प्लस 1 बाय R3। ये V से ये V कैंसिल हो गया, तो 1 ऊपर बच गया। और ये कौन सा कॉम्बिनेशन था, तो ये पैरेलल वाला कॉम्बिनेशन था, तो हमने यहाँ पे लिख दिया रेजिस्टेंस इन पैरेलल इज इक्वल टू 1 बाय R1। सीरीज में हमने सीधा ज्वाइन कर दिया था और पैरेलल में हम 1 अपॉन करके ऐड करेंगे। ये हमारे फॉर्मूले बन गए भाई। अब देखो बच्चे मिस्टेक्स कहाँ पे करते हैं, फॉर्मूला पता है बट फिर भी गलती कहाँ होती है, ये देखो। अगर हमारे पास दो रेजिस्टेंस है मान के चलो, और उनको हमने पैरेलल में ज्वाइन कर दिया, एक रेजिस्टेंस ये है 2 ओम का और दूसरा रेजिस्टेंस है हमारे पास 6 ओम का, और इनको हमने पैरेलल में ऐड कर दिया। अब बताओ इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या होगा, आरपी। इक्विवेलेंट, इन दोनों को हटा के अकेला कौन सा लगाए, ठीक है। तो हमारे पास फॉर्मूला है 1 बाय आरपी इज इक्वल टू 1 बाय R1 प्लस 1 बाय R2 प्लस 1 बाय R3। तो पहली बात, अगर हमें दो दिए हुए हैं तो हम दो तक लिखेंगे, तीसरा नहीं लिखेंगे। अगेन 1 बाय आरपी इज इक्वल टू कितना आ गया भाई, 1/2 प्लस 1/6, 6 एलसीएम आ गया, 3 जमा 2, 1/RP इज इक्वल टू 5/6 आ गया। अब बच्चे गलती कहाँ करते हैं, यहाँ पे हमसे पूछा गया है कि आरपी की वैल्यू क्या होगी, बट ये वैल्यू किसकी है, 1/RP की है। तो जब हमसे जो पूछा गया है आरपी, इसके लिए हम क्या करेंगे, इसको उल्टा कर देंगे, 6/5, ये हमारा आंसर होगा। बच्चे फॉर्मूला सही लगाते हैं, सारा कुछ सही करते हैं, बस इसका रेसिप्रोकल करना भूल जाते हैं। ये याद रखो भी, आपको अगर पैरेलल में पूछा गया है तो जो आंसर आएगा उसका रेसिप्रोकल भी करना पड़ेगा। इज इट क्लियर? ये तो मैंने सिंपल सा लिया है। अब आपके एग्जाम में किस तरह से आ सकता है क्वेश्चन, आपको रेजिस्टेंस के ऊपर क्वेश्चन दिया कि 4 या 5 रेजिस्टेंस दे दिए, अब उनको सीरीज और पैरेलल में लगा दिया। अभी मैंने सिर्फ 3 रेजिस्टेंस लिए थे, पहले सीरीज में ले लिए, दूसरे पैरेलल में ले लिए, तो कोई दिक्कत नहीं आई। अब क्वेश्चन में क्या होता है, आपको 4 रेजिस्टेंस दे दिए, पहला ऐसे, दूसरा ऐसे, फिर तीसरा ऐसे और चौथा ऐसे। ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है। अब बताओ ये 2 ओम का है, ये 3 ओम का है, ये 6 ओम का है और ये 1 ओम का है। अब बताओ भाई इसके लिए इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या होगा, ये आपका होमवर्क है।
नेक्स्ट टाइम जब हम क्लास लेंगे तो उसमें क्या करेंगे, रेजिस्टेंस के लिए R इज इक्वल टू रो एल बाई ए इसके ऊपर, V इज इक्वल टू आई आर इसके ऊपर, और ये पैरेलल और सीरीज वाला R1 प्लस R2 प्लस R3 और 1 बाई R3 इज इक्वल टू 1 बाई R1 प्लस 1 बाई R2 प्लस 1 बाई R3, इनके ऊपर बेस्ड न्यूमेरिकल करेंगे। ठीक है, बट ये अभी आपका होमवर्क है, ये आप क्या करोगे, सोल्व करके मेरे पास भेजोगे या कमेंट करके बताओगे। थैंक यू।